सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज के टॉपिक है हमारा मॉडुलर अरिथमेटिक और ये मॉडुलर अरिथमेटिक का आज पार्ट 2 है, यानी भाग 2। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिस्ट पे जाइए और पार्ट 1 को देखिए और समझिए, ताकि आपको ये पार्ट 2 भी समझ में आ जाए। लेकिन डोंट वरी, आप चिंता नहीं करिए, फिर भी मैं पार्ट 1 से कुछ चीज़ें आपको बता दूँगा ताकि आपको पार्ट 2 समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारे कोर्सेज, हमारे पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको हमारे कोर्सेज बाय करने हैं तो लिंक पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाएं और हमारा ऐप डाउनलोड करें, और ऐप में जाते साथ लॉगिन करने के बाद आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, या कोर्सेज आप सर्च कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं, आप ज़्यादा ही स्मार्ट हैं, तो बाकी आप सॉल्यूशन खोज ही लेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट मॉडुलर अरिथमेटिक के, जो कि क्लास 12 के अप्लाइड मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्ग्रुएंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसेस है क्या? कॉन्ग्रुएंसेस ये कहता है कि अगर a और b अगर दो इंटीजर हैं और m भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, अदर देन 1, तो हम क्या कह सकते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट होगा b से, कब? मॉडुलो m पे। और या फिर m क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है a माइनस बी, या फिर a माइनस बी m से डिविजिबल है, और इसे हम लिखते हैं a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो m, जो कि आपके पास ये फॉर्मेट है। ठीक है, मुझे पता है ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल है लाइंस को, लेकिन यहाँ पे मॉडुलो एक टर्म आ जा रहा है, मॉडुलो टर्म मॉडुलो m कहा जा रहा है, और ये कॉन्ग्रुएंट की जगह, जहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हम बहुत जगह पे इक्वल टू दे के उसके ऊपर ऐसे कर्व पार्ट दे देते हैं, या एक नया टर्म आ गया, 3 बार लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो आखिर ये सारी चीज़ है क्या, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे, तो बने रहिए। सबसे पहले तो आपको समझना है कि रैप राउंड नंबर्स क्या होते हैं, रैप राउंड नंबर्स। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक और पेज लेते हैं, ब्लैंक पेज, और उसमें समझाता हूँ मैं आपको। ना सपोज मान के चलते हैं कि हमारे पास वीक है। वीक में कितने डेज होते हैं हम सबको पता है, 7 डेज। ये तो बच्चों वाला सवाल है, क्या क्या होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये हमारे पास 7 दिन हो गए। अब मान लीजिए कि आज हमारा वेंसडे, आज हमारा वेंसडे, ठीक है। तो वेंसडे वैसे वीक का 4th डे कहलाता है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि वेडनेसडे के बाद, ठीक है, वेडनेसडे से अगर हम स्टार्ट करें, वेडनेसडे से 7 दिन बाद, 7 दिन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 10 दिन बाद, आफ्टर 10 डेज फ्रॉम वेंसडे, वो कौन सा डे पड़ेगा? ठीक है, फिर से सवाल सोच लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से, कि अगर आज मैं मानूँ कि आज हमारा वेंसडे है, और वेडनेसडे से अगर मैं 10 दिन आगे के नेक्स्ट डे कौन सा डे पड़ेगा, अगर ये सवाल पूछता हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा? तो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि नहीं, आफ्टर 10 डेज दैट विल बी, आफ्टर 10 डेज इट विल बी 4 + 10, यानी 14th डे होगा, ऐसा तो नहीं कहेंगे, बल्कि वो क्या होगा, वो होगा सैटरडे। क्लियर? जिन बच्चों का दिमाग तेज़ चल रहा है वो समझ गए होंगे कि आखिर सैटरडे कैसे हो रहा होगा। इसको समझिए, कैसे सैटरडे आंसर आ रहा है। हम सबको पता है कि आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज ये क्या होने वाला है, आफ्टर 7 डेज ये वापस वेडनेसडे ही होने वाला है। 7 डेज़ के बाद +3 डेज़ अगर हम कर दें, यानी 8th, 9th, 10th, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? सैटरडे को, राइट। तो आफ्टर 10th डे के बाद भी हम कहाँ पहुँचने वाले? सैटरडे। यानी ये साइकिल जो है रिपीट हो रहा है, और हमारा जो लिमिटेशन है वो कहाँ तक है? 7 डेज तक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उसके आगे है नहीं। क्लियर है? फिर से एक बार एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर वेंसडे हमारा आज का दिन है, और ये वेंसडे हमारा 4th डे होता है वीक का, और मैं ये कहूँ कि ठीक
20 डेज बाद आखिर ये कितना कौन से डे पे हम पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो अब 20 डेज़ को हम क्या करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स में अगर हम बांटेंगे तो 20 डेज़ कितने 7 पार्ट में बटेगा। ऑब्वियसली 7 + 7 प्लस ये हो जाएगा 6, यानी ये 2 इक्वल पार्ट्स 7 में बटेगा, लास्ट में रह जाएगा 6। यानी पहले 7 डेज़ में हम कहाँ पहुँचेंगे, वेडनेसडे को। दूसरे 7 डेज़ में कहाँ पहुँचेंगे, अगेन वेडनेसडे को। नेक्स्ट 6 डेज़ में हम, अगर 7th होता तो भी हम कहाँ पहुँचते वेडनेसडे, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं 6 डेज़, यानी 1 डेज़ कम। यानी हम कहाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे लेट्स सिलेक्ट दिस वन, हम आ जाएंगे ट्यूसडे को, राइट। तो ठीक 4th डे के बाद आफ्टर 20 डेज़ हम आएंगे कहाँ पे, ट्यूसडे को। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होता जाएगा, जो भी आंसर होगा ये विदिन 7 डेज़ के अंदर ही होगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि रैप अराउंड नंबर्स क्या होते हैं, क्लियर है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा कि हमारे 20 डेज़, ठीक है, 20 डेज़ कॉन्ग्रुएंट टू 4th डे ऑफ द वीक विल बी मॉडुलो ऑफ 7। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया, अंडरस्टूड, ओके। नाउ टेक, होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रैप अराउंड नंबर क्या होता है। तो अगर कोई भी हमें 2 नंबर दिए गए हैं, लेट्स से A एंड B, और वो A एंड B अगर किसी M के साथ कनेक्टेड है और A और B कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो M के साथ, और M हमारा वो लिमिट है, वो रैप अराउंड नंबर है। जैसे कि वीक में 7 डेज़ का होता है, क्लॉक में देखा जाए तो क्लॉक में हमारा 12 आवर्स का होता है। मंथ में भी हम देख सकते हैं, मंथ में भी अगर हम देखें तो 31 या 30 को अगर लेके चले कोई एक नंबर, तो वो भी एक तरह से रैप अराउंड नंबर है। तो कई बार इस तरीके से नंबर्स हमारे रिपीट जो होते हैं उन जगहों पे हम इस तरीके के मॉडुलर अरिथमेटिक का ऑपरेशन करते हैं, क्लियर है। तो कहना क्या चाह रहा है कॉन्ग्रुएंस, हमें ये बताना है कि अगर A कॉन्ग्रुएंट B मॉडुलो M है तो तब जाके एक ऐसा इंटीजर Q एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे A माइनस B को हम लिख सकते हैं M इंटू Q। फिर से समझिए, अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B है और किसके लिमिट में है, मॉड M में, मॉडुलो M में, क्लियर, तब हम ये कह सकते हैं कि अगर A माइनस B कर दो तो A माइनस B जो भी आंसर होगा वो उसको डिवाइड कौन करेगा, M। तो दैट कैन बी रिटन एज M डिवाइड्स A माइनस B। अगर M A माइनस B को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसके प्रोडक्ट के साथ M मल्टीप्लाई होके A माइनस B आंसर देगा, अंडरस्टूड। चलो उसको एक नंबर से समझते हैं आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। Now if we will take an example, let's see here कि 123 कॉन्ग्रुएंट टू 21 मॉडुलो 6। तो यहाँ पे हमारा जो रिपीटेशन चल रहा है हर 6वें नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो 123 आखिर कितने नंबर बाद आ रहा है, तो इसको अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर A कॉन्ग्रुएंट B अगर होगा मॉडुलो M में तो ऑब्वियसली A माइनस B क्या होंगे, कैन बी डिवाइडेड बाय M। और अगर ये A माइनस B अगर M से डिवाइड हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा, और वो जो भी आंसर होगा वो होगा Q, लेट्स से। तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि A माइनस B कैन बी रिटन एज MQ, क्लियर। तो ये सेम चीज़ यहाँ भी होने वाला है, क्या होगा अगर हम इस मेथड को फॉलो करें तो हम क्या लिखेंगे कि 123 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 6 इज़ पॉसिबल। तो अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 102 बाय 6 और ये आंसर हो जाएगा 17। तो आंसर हमारा कुछ आया, होल नंबर, एक इंटीजर आया Q, यानी 6 इंटू 17 कैन बी रिटन एज 102। इसका मतलब हम ये कहेंगे 123 माइनस 21 इज़ डिविजिबल बाय 6, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 57 कॉन्ग्रुएंट टू
-6 मॉडलो 7। अच्छा स्टूडेंट्स, अच्छा ये ध्यान देना, यहाँ पे बार बार इक्वल टू के नीचे एक और लाइन रह जा रहा है, वो प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दिस, मिस प्रिंट हो रहा है हमारा, तो प्लीज़ इसके साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। जहाँ इक्वल टू है मत समझना कि इक्वल टू वो एक्चुअल में 3 बार है, वो कॉन्ग्रुएंट के साइन है। क्लियर? ओके, सॉरी ये हट गया, मैं दे देता। हाँ, तो यहाँ पे लिखा गया 57 कॉन्ग्रुएंट टू -6 मॉडलो 7। तो अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा ए पार्ट हो गया, ये हमारा बी पार्ट हो गया, ये हमारा एम पार्ट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट a माइनस बी बाय एम। अगर ये पॉसिबल है तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो 57 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या हो गया, 57 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस बाय 7 दैट इज़ 63 बाय 7 दैट विल कम 9, हैज़ दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि 57 माइनस 6 इज़ डिविजिबल बाय 7। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 23 कॉन्ग्रुएंट टू -4 मॉडलो 11। तो यहाँ पे 23 हमारा ए पार्ट हो गया, -4 बी पार्ट हो गया, ये एम पार्ट हो गया। तो a माइनस बी बाय एम अगर हम करते हैं तो ये होगा क्या, 23 माइनस 4 बाय 11 दैट विल कम 23 प्लस 4 बाय 11 दैट विल कम 27 बाय 11। अब ये डिवाइड तो होगा लेकिन ये इंटीजर या होल नंबर पे नहीं आने वाला है, तो हम इसे इनकरेक्ट मानेंगे। तो हम ये कहेंगे कि 23 माइनस 4 इज़ नॉट डिविजिबल, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए गलत हो जाता है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लियर? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जब हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ लिया है तो इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस भी करके देख लेते हैं। तो आगे हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जहाँ पे हम ये सारे कॉन्ग्रुएंस के मेथड को, इसके प्रोसेस को वहाँ पे यूज़ कर सकें। चलिए आते कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि 150 कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉडलो m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यहाँ हमारे पास a का वैल्यू दे दिया, हमारे पास b का वैल्यू दे दिया, m का वैल्यू नहीं दिया, m दिया है, हमें इसे यहाँ पे m निकालना है। तो जब हमने कॉन्ग्रुएंसेस पढ़ा तो वहाँ पे हमने क्या जाना कि अगर कोई फॉर्मेट ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बाय एम वो डिविजिबल या ट्रू होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन पे दे रखा है, यानी ये ट्रू होगा, हमें इसे ट्रू करने की ज़रूरत नहीं है, हमें निकालना है m का वैल्यू। अब ये निकाला कैसे जाए, दिमाग लगाइए। हम ये कह सकते हैं कि ये अगर डिविजिबल है तो लेट्स से 150 माइनस 10 बाय m, इट विल कम 140 बाय m। अब यहाँ पे ऐसा कोई इक्वेशन नहीं बना है कि जहाँ पे हम इक्वल टू देके m का वैल्यू दे दें, हमें एक एक्सप्रेशन सिर्फ आया, यहाँ कोई इक्वेशन नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे 140 बाय m इज़ एक्सप्रेशन, इट्स नॉट एन इक्वेशन, क्योंकि जब इक्वेशन होता है तो हमें सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अगर एक्सप्रेशन है तो हम वहाँ पे अननोन टर्म का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर मान लो x प्लस 3 है, बस इतना ही सा है जो कि ये एक्सप्रेशन है, तो मैं कहूँगा x का वैल्यू क्या होगा, तो कोई कहेगा कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, -1 होगा, -2 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमको यहाँ रिजल्ट से मतलब नहीं है, हमें बस इस एक्सप्रेशन पे x का वैल्यू डालना है, जो कि हम अनलिमिटेड टर्म्स डाल सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5 अगर है, तो यहाँ x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 2 डालता हूँ तब ये जाके ये 5 आंसर होगा। दिस इज़ व्हाट इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या होता है, हम अननोन वैल्यू का एक फिक्स्ड टर्म निकालते हैं, फिक्स्ड वैल्यू निकालते हैं, लेकिन एक एक्सप्रेशन में x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्लियर?
तो यहाँ जो हमारा आया है वैल्यू लास्ट हमारा क्या आया है कि वो एक एक्सप्रेशन आया है। तो एक्सप्रेशन में क्या होगा, अननोन टर्म का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो 140/m या m का वैल्यू मैं ऐसा क्या डालूँ कि ये डिविजिबल हो जाए। तो ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। स्टार्ट हम कर सकते हैं 1 से। अगर मैंने 1 डाला m का वैल्यू तो ये 140 डिविजिबल है। 2 डाला तो भी डिविजिबल है। 3 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, 3 नहीं होगा। ये 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 7 से, 10 से, देन 14, देन 12 तो नहीं होगा, देन 28। इस तरीके से आप जितने सारे नंबर्स निकाल सकते हैं ये जाएगा टिल 140 तक। क्लियर? 140 तक ये डिविजिबल है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई भी आंसर हो सकते थे। हमें पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, हम कुछ भी m का वैल्यू ले सकते हैं। क्लियर? आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 14 कॉन्ग्रुएंट टू 172 एन मॉडुलो m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और बोला है कि 70 से 80 के बीच में ये वैल्यू निकालना। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि अगर सिर्फ m का वैल्यू पूछ रहा तो m के वैल्यू बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा एक्सप्रेशन ही आएगा। लेकिन उतने सारे नंबर्स में से कौन सा सही नंबर है, हमें एक लिमिट दे दिया कि 70 से 80 के बीच में ये आंसर होना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। सेम तरीका है, इसे हम मानेंगे a, ये होगा b, ये होगा m। करना क्या है, वही सेम फार्मूला, a माइनस b बाय m। 14 माइनस 172 दैट विल कम 158, लेकिन यहाँ आएगा माइनस और ये होगा m। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जब हमने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा वहाँ कहीं भी ऐसा कंडीशन नहीं दिया गया था कि वेदर a मस्ट बी ग्रेटर देन b या b मस्ट बी ग्रेटर देन a, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया गया था। ध्यान रहे, वहाँ पे बोला गया था कोई भी दो इंटीजर हो और उनके बीच में अगर इस तरीके का रिलेशन बने कि एक m एग्जिस्ट हो, a और b कोई भी हो और एक m एग्जिस्ट करे, तो हम लिख सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ कोई इस तरीके का कंडीशन नहीं था कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। क्लियर है? ये हर नंबर के लिए एप्लीकेबल है सिवाय डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स के। ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है इंटीजर्स पे। तो हमारा जो नंबर आ रहा है -158, और हम ये चेक करेंगे कि -158 किससे किससे डिविजिबल है m के वैल्यू पे। अब क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये एक एक्सप्रेशन है, कोई इक्वेशन नहीं है, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर हम स्टार्ट करें m का वैल्यू 1 से 2 से, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और मैंने गलती कर दी, 1 नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के m का वैल्यू कुछ भी होना चाहिए, तो यहाँ 1 नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल है ये। देन इसके अलावा क्या 3 से डिविजिबल है, या 4 से नहीं, 5 नहीं। अब 6 आप इस तरीके से चेक करते जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट है। इसीलिए यहाँ पे हमको लिमिट दे दी कि 70 से 80 के बीच में आंसर होना चाहिए। तो हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करके हम सिर्फ 70 से 80 तक के बीच के नंबर्स को चेक करेंगे कि कौन किससे ये डिविजिबल है। तो गाइस मैंने क्या किया, मैंने वीडियो पॉज करके मैंने सारे चेक कर लिए आंसर। ठीक है, अब मुझे 70 से 80 के बीच में 79 मिला आंसर कि ये 79 से डिवाइड होगा। वीडियो में करता तो टाइम वेस्ट होता, तो आप भी इस तरीके से फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है, आपको टेबल के ज़रिए ही करना पड़ेगा कि किससे ये डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? ओके, तो अभी हमारा m का वैल्यू क्या आ गया, 79। दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे एक ही तरीका, यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं है, आपको आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। 71, 72, 73 सब के साथ आपको चेक करना पड़ेगा कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अगला सवाल है हमारा
कि इफ़ 100 कॉन्ग्रुएंट टू x, सॉरी यहाँ पे भी मार्किंग नहीं है, इफ़ 100 कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडुलो 7 फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो अब यहाँ पे ये हमारा हो गया a, ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा m। अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंसेस क्या कहा गया कि a माइनस बी बाय m इज़ डिविजिबल, या फिर ये पॉसिबल है, या फिर स्टेटमेंट ट्रू। तो अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं तो a हमारा 100 है, माइनस b हमारा x है, बाय m हमारा 7 है। यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि a माइनस बी इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय m, और तब एक इंटीजर q एग्जिस्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि हम लिख सकते हैं कि m इंटू क्यू इज इक्वल टू a माइनस बी। क्लियर। तो अगर ये मान के मैं चलूँ कि यहाँ पे एक इनको डिवाइड करने से एक इंटीजर, एक क्वोशंट पैदा होगा जो कि q होगा, इनका अगर आंसर होगा तो 7 इंटू क्यू कैन बी रिटन एज 100 माइनस x इज इक्वल टू 7 माइनस क्यू। क्लियर है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिक्कत क्या आ रहा होगा आपको समझने में, हमें निकालना था x का वैल्यू, हमने एक और अननोन टर्म ले लिया q, तो हमारा x निकलेगा कैसे? बहुत ही सिंपल है, बस आप क्या करते जाओ, q का वैल्यू अपने मन से कुछ भी डालते जाओ, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, यहाँ पे आपका x का वैल्यू अपने आप आता जाएगा। कैसे? लेट्स सी। फॉर सपोज अगर मैंने q का वैल्यू 0 डाला, राइट, अगर मैंने q का वैल्यू 0 डाला तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू 7 इंटू 0 इज 0, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 100। क्लियर। देखिए x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, एक x के लिए और एक q के लिए। तो q अगर मैंने 0 लिया तो हमारा x का वैल्यू आ रहा है 100। गॉट माय पॉइंट। फॉर सेकेंड पॉइंट, अगर मैं q का वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, क्या 1 लेता हूँ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्व करिए इसको। यही एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? 7 इंटू 1 दैट इज 7 एंड x विल बी इक्वल टू 100 माइनस 7 दैट इज 93। सो व्हेन q इज 1 x इज 93। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं q की जगह 2 लेता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 2 इज़ 14। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 14 दैट इज़ 86। तो व्हेन q इज़ 2 x इज़ 86। क्लियर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने 3 ले लिया तो भी वही आंसर, इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा x का आंसर हमारा आता जाएगा। क्लियर। चलिए आज के लिए सेशन इतना ही करते हैं। हम अगले सेशन पे करेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि कॉन्ग्रुएंस के होते हैं, और उसके सारे थ्योरम्स हम पढ़ेंगे, और थ्योरम पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्लियर। ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे।